हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। सबसे पहले आपको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक छोटी सी खुशखबरी आप लोगों के लिए है। राजस्थान में जो रीको होता है वहां पर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। हालांकि बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं है, 21 सीट्स हैं। टोटल भर्ती 98 सीट्स की है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है। पर जो मैं कॉमर्स का हूं तो कॉमर्स में जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर होता है उसकी 21 पोस्ट निकली है, तो इसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो रीको क्या है? राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, रीको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। बेसिकली ये इंडस्ट्रियल एरियाज को डेवलप करने का काम करता है। चलिए, तो क्या है अपने लिए, बारी बारी समझते हैं। तो सबसे पहले यह है कि टोटल 98 सीट्स हैं। 20 जनवरी को इसका विज्ञापन निकला है। फुल विज्ञापन आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस वीडियो के नीचे, या व्हाट्सएप करके मंगा लेना, या आप रीको की वेबसाइट से भी देख सकते हो। ठीक है, जो आगे आगे कवर पेज था वो रीको का ही कवर पेज था। इसमें आप देखेंगे हिंदी में लिखा है सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड सेकंड, इसकी ये पोस्ट है। और टोटल 21 सीट्स है। ऑब्वियस सी बात है, फिर वो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। तो आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 7, अनरिजर्व वुमन के लिए 1, विडो कैटेगरी में वुमन के लिए 1, इसके बाद बैकवर्ड कास्ट ओबीसी के लिए 3, और इसमें भी 1 सीट रिजर्व है विडो के लिए, तो 3 और 1 4 है। इसके अलावा एससी में कुल 3 सीट्स, एसटी कैटेगरी में कुल 2 सीट्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 सीट्स, इस तरह से है। और एक एमबीसी कैटेगरी भी होती है राजस्थान में, तो वहाँ पे 1 सीट उनके लिए रिजर्व रखी हुई है। तो ये मोटे तौर पे 21 सीट्स है। जो अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी से फाइट करते हैं तो मैं तो कहता हूँ वो तो कहें 7 सीट्स पे फाइट है। क्या क्या है इसके अंदर, चलिए। तो सबसे पहले जानने को यही होता है कि यार आप तो पहले बताओ तनख्वाह कितनी मिलेगी, कि हम सीरियसली इसको सोचें या नहीं सोचें। तो 2 साल, जो शुरुआती 2 साल रहता है वो प्रोबेशन पीरियड रहता है आपका, तब तक आप फिक्स या परमानेंट नहीं होते। उस समय आपको 26,500 रुपये मिलेगा इन ऑल, सारे भत्ते वत्ते मिला के 26,500 रुपये महीना मिलेगा 2 साल तक। सर उसके बाद आप मिनिमम आप 45 से 50,000 रुपये मान लीजिए, और उसके बाद तो लगातार बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है, चलिए, तो ये एक बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं। इसके बाद क्या है, कैटेगरी में, या उससे पहले एक क्वेश्चन का ये जवाब कि सर राजस्थान वालों के लिए ही है या ऑल ओवर इंडिया के लोगों के लिए है? तो सबके लिए है। पूरे भारत में से कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी नहीं है, दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो अपने स्टेट में हो सकता है किसी कैटेगरी में आते हों, एससी एसटी ओबीसी किसी कैटेगरी में आते हों, लेकिन उनको इस भर्ती के लिए अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी माना जाएगा। तो बहुत सिंपल है, कोई राजस्थान का बंदा है तो वो तो अपनी कैटेगरी में जा सकता है जिस भी वो कैटेगरी को बिलोंग करता है, लेकिन दूसरे स्टेट का बंदा हर हाल में अनरिजर्व ही माना जाएगा। यही स्थिति महिलाओं के साथ है। जो महिला दूसरे राज्य की हैं, शादी करके अब राजस्थान में आ गई हैं, राजस्थान की मूल निवासी भी बन गई हों, लेकिन उनको भी इस भर्ती के पर्पज से अनरिजर्व कैटेगरी का ही माना जाएगा। ठीक है जी, चलिए और आगे बात कर लेते हैं। अगला क्या है, एलिजिबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये आसान भी है, थोड़ा इसको मुश्किल भी किया गया है। केवल बीकॉम चाहिए, बीए बीएससी कुछ नहीं, यानी सब कैटेगरीज के लिए अलाउ नहीं है। कुछ समय पहले यहाँ जब जूनियर अकाउंटेंट की एक भारी भर्ती आई थी तो उसमें सबको अलाउ किया था, आर्ट्स साइंस कॉमर्स को, लेकिन ये भर्ती स्ट्रिक्टली फॉर कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए है। और लेकिन कंडीशन है 60%, उनके 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए। 60% से कम वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये फिर भी कठिन शर्त नहीं है। दूसरी कठिन शर्त ये है कि उनके पास इनमें से कोई एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनमें से कोई एक है, पांचों नहीं है। आपके पास यहाँ एक फेमस कोर्स है जो RSCIT करवाता है, RSCIT कोर्सेज कहलाता है, जो RKCL करवाता है, VMOU से होता है, कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स, वो होना चाहिए। अब होना चाहिए में सर एग्ज़ाम के दिन तक क्या, तो ये पंगा अब आगे आने वाला है कि जो फॉर्म भरे जाने की लास्ट डेट है उस दिन तक आपके पास या तो ये वाला सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT जो कि VMOU कोटा कराता है, या तो आपके पास वो होना चाहिए, या O लेवल का या O लेवल से जो बड़े लेवल होते हैं उस लेवल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए जो कि डॉयक द्वारा कराया जाता है, या आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर असिस्टेंट कोपा या
ये वाला DPCS, ये वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, या ये वाला डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन IT, या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम अ पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूशन, और IT ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ CA CMA। तो जो CA फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, CA के फाउंडेशन के बाद वो लोग ये कोर्स करते हैं, जनरली 15 दिन का या 1 महीने का होता है। तो अगर वो वाला कोर्स है तो ये के साथ इनमें से कोई एक चाहिए, और ये एग्ज़ाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले आपके हाथ में होना चाहिए। तो ये एक दिक्कत है, ठीक है, जो भी है मैं बता रहा हूँ। अच्छा, कंडीशंस, अभ्यर्थी को आवेदन करने वाले पद की अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता जो हमने पढ़ी थी, आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु अपात्र होगा। क्योंकि ये इसलिए बताया, कई एग्जामों में कहते हैं कि एग्जाम के दिन तक एलिजिबिलिटी आ जानी चाहिए, कई लोग तो कहते हैं कि भाई रिजल्ट वाले दिन तक, लेकिन इसमें जो लिखा है ये है कि एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है उससे पहले आपकी एलिजिबिलिटी पूरी हो जानी चाहिए। और दूसरा, एज का भी लफड़ा है, आपकी मिनिमम एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जिस भी दिन आप जो लास्ट डेट है फॉर्म के भी आ जाएगी, उस दिन आप 18 साल से छोटे या 40 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। हालांकि इसमें भी रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन जो कैटेगरीज को मिलता है। तो जो लोग SC ST OBC MBC या EWS को बिलोंग करते हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। और अगर ये जो मैंने 5 कैटेगरी बोली उसकी महिला है तो 10 साल का रिलैक्सेशन है। केवल अनरिजर्व कैटेगरी की महिला भी है तो भी उसको 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो उस केस में आपकी आयु 45 साल तक, उस खास कैटेगरी में महिला के लिए आयु 50 साल तक, और इन 5 कैटेगरी में पुरुष के लिए 45 साल तक भी मैक्सिमम एज हो सकती है। इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए भी कहीं कहीं सीटें हैं तो उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट, 21 जनवरी से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और 20 फरवरी को रात 11:59 तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो यानी ये है वो कट ऑफ डेट। इस दिन ही आपको एज का ध्यान रखना है और इस दिन ही आपके हाथ में, आपकी बीकॉम है तो वो बीकॉम पूरी हो जानी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट डिप्लोमा है वो आपके हाथ में होना चाहिए इस तारीख तक। फीस कितनी है? जो लोग अनरिजर्व कैटेगरी या कहीं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जो लोग OBC हैं पर क्रीमी लेयर हैं उनके लिए, और जो OBC हैं नॉन क्रीमी लेयर उनके लिए 1000 रुपये फीस है। तो जिस सिंपल बात है कि जनरल कैटेगरी और OBC के लिए 1000 रुपये फीस है। और इसके अलावा अच्छा, नॉन क्रीमी लेयर के लिए अलग है ना, OBC लेकिन नॉन क्रीमी लेयर है, या मोस्ट बैकवर्ड कास्ट MBC हैं, या जो EWS स्टूडेंट हैं उनके लिए 750 रुपये है। और जो PHW कैटेगरी से होते हैं या SC ST कैटेगरी के हैं उनके लिए 500 रुपये फीस है। तो ये फीस है, अगर आप फाइट करना चाहते हैं तो ये फीस है, ठीक है। इसके बाद प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो बेसिकली राइटिंग एग्ज़ाम है, एक आध एग्ज़ाम में इंटरव्यू भी है, लेकिन वो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर में इंटरव्यू नहीं है, आपका सीधा सीधा राइटिंग एग्ज़ाम है, उसके बेस पे ही आपका सिलेक्शन है। यहाँ पे देख लीजिए चौथे नंबर पे, इसमें पार्ट 1 180 नंबर का पेपर है और जो पार्ट 2 है वो 270 नंबर का पेपर है। कुल मिला के 450 अंकों में से मेरिट बनेगी, ठीक है। आगे इसका सिलेबस भी अपन जल्दी से डिस्कस करेंगे। तो ये है हिसाब किताब। लिखित परीक्षा होनी है पार्ट 1 के लिए, पार्ट 2 के लिए, इसके बेस पे ही आपकी मेरिट तैयार होगी। यहाँ पे इंटरव्यू के सामने डैश लगा हुआ है, तो इंटरव्यू इधर है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में है, लेकिन आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट वाले एग्जाम में नहीं है, ठीक है। इसके बाद एग्ज़ाम डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, फरवरी तक तो फॉर्म ही भरवा रहे हैं, तो उसके बाद अब 2 महीने 3 महीने 4 महीने कब हो जाएं कह नहीं सकते। पर एग्ज़ाम डेट एग्जैक्ट और महीना ये अभी नहीं है, ये आपको अलग से बताई जाएगी। इसके लिए आपको रेगुलरली वेबसाइट विजिट करते रहनी है। तो आपको अच्छा, एक और बात, आपका जो राइटिंग एग्जाम है उसमें सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नेचर के होंगे। मोटे तौर पे इसका मतलब MCQ ही है, पर वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब भी आ जाते हैं, बट MCQ टाइप ही क्वेश्चन मानिए आप, यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैं
मैं अभी शर्तें पढ़ रहा था, बहुत बहुत सारी शर्तें और भी हैं, मैं नहीं कहूँगा बोरिंग शर्तें हैं। आपको अगर आप सीरियस हो, जब तक जॉब नहीं लगती, तो सारी शर्तें ध्यान से पढ़नी चाहिए। उसमें एक शर्त ये भी थी कि हम पेपर हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल भी दे सकते हैं और किसी एक लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। वो हम हमारे टेक्निकल एनालिसिस को देख के डिसाइड करेंगे। बट यानी अधिकतर क्या होता है कंपटीशन एग्जाम में, बाइलिंगुअल ही होता है, लेकिन इन्होंने एक डिस्क्लेमर अपने उसमें दे दिया है कि हम किसी एक मीडियम में भी पेपर ले सकते हैं, बाइलिंगुअल भी ले सकते हैं। वो डिसीजन का डिस्क्रिएशन यानी विवेकाधिकार उनके पास है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। इवन मैं तो आवेदन की प्रक्रिया देख रहा था, तो आवेदन की प्रक्रिया ही बहुत लंबी है। तो आप ई मित्र पे जाने से पहले, फॉर्म भरने का सोच रहे हैं तो जाने से पहले अच्छे से सारे नियम पढ़ लेना। ई मित्र वाला देखो जल्दी में होता है। आप एक कैंडिडेट हो, आप साल में शायद 2 या 3 फॉर्म भरते हो, वो दिन भर में 20 फॉर्म भरता है। वो अपना ही दिमाग चलाता है, थड़ थड़, वो तो उसका हाथ ही ऐसा चलता है, खड़ाखड़ खड़ाखड़, पता चला आपकी जगह किसी और की फोटो चिपका दे। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना, फोटो का साइज, अंगूठा बायां दायां जो भी है वो ढंग से देख के जाना, है ना, अच्छे से पढ़ लेना। वो मैंने नहीं डाला है ना, थोड़ा बोरिंग प्रोसेस है इसलिए नहीं डाला, लेकिन आपके लिए वो बोरिंग नहीं होना चाहिए। इसके बाद है एडमिट कार्ड घर पे नहीं आएंगे। एडमिट कार्ड आजकल कहीं पे भी घर पे नहीं आते, वो वेबसाइट से ही लेने होते हैं। वेबसाइट पे आप रेगुलर देखते रहोगे, कुछ ही दिनों में आपके ग्रुप ग्रुप बन जाते हैं तो पता चल जाता है। भरोसे में मत रहिएगा, खुद के भरोसे रहिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं तो रेगुलरली दिन में एक बार उसका वेबसाइट पे जाना ही जाना चाहिए, ठीक है। एडमिट कार्ड वहीं से आपके डाउनलोड होंगे, जब भी वो पब्लिश करेंगे सूचित कर देंगे आपको, लेकिन वेबसाइट पे ही इंफॉर्मेशन आएगा, वो चलती रहती है पट्टी, उससे पता लगेगा। आपको लगेगा बहुत बच्चों वाली बात बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी। अच्छा, मोबाइल नंबर, अब तो आप बड़े हो गए हैं तो मोबाइल नंबर वही देना है जिस पे आपको मैसेजेस वगैरह आप चाहते हो, है ना। वो बच्चों वाली आदतें मत करना, जैसे जब गर्ल्स थोड़े छोटे होते हैं तो वो ऐसे करते हैं कि पापा का नंबर, मम्मी का नंबर, भैया का नंबर दे दिया करती हैं, ठीक है, कि कोई परेशान नहीं करे इस तरह से। तो यहाँ पे और फिर वो उनके पास जाएगा, आपको पता भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए वो मोबाइल नंबर देना जिस पे आप चाहते हो कि आपको टाइम टू टाइम मैसेज वगैरह मिलते रहे, मेल एड्रेस वगैरह भी प्रॉपर देना। एक बार जो सूचनाएं आप भरोगे उनमें आप चेंज नहीं कर पाओगे, मतलब आपने गलत कैटेगरी भर दी, गलत सब्जेक्ट भर दिया, गलत परसेंटेज भर दिया, नाम वाम कुछ भी गलत कर दिया, तो कई कई एग्जामों में देखो संशोधन का मौका भी होता है, 6-7 दिन के लिए संशोधन वाली विंडो खुलती है। लेकिन इनका मैंने देखा ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने कहा आपका फॉर्म गलत है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना, इसलिए मैंने लिखा है एक नज़र इधर भी, ठीक है। फिर आप बोलो ई मित्र वाले को देख के आ गया था मैं, तो वो बातें चलेगी नहीं, किसी को क्या ही परवाह पड़ती है, ठीक है। ये मैंने जो बात बोली कि आवेदन पत्र में गलत त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन पत्र नहीं भरने के संबंध में विशेष निर्देश, तो एक खतरनाक से निर्देश है। कुल मिला के आधा घंटा, 1 घंटा, दुर्घटना से देर भली 2 घंटे रुक के भरना, पर तसल्ली से फॉर्म भर के आना, बाद में करेक्शन का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। जो पार्ट ए का सिलेबस है उसमें 3 सेक्शन है। सेक्शन ए में है रीजनिंग और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। जो तर्क शक्ति वाले एग्जाम्स होते हैं, तर्क शक्ति वाले, तो इसके 20 क्वेश्चन ये बता रहे हैं। कुल 60 क्वेश्चन है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 180 मैक्सिमम मार्क्स है, 60 × 3 180, और ये क्वालिफाइंग मार्क्स 40% का लगाया है। तो 40% आपको लाने हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल के सामने नहीं लिखे हुए, यानी ओवरऑल ओवरऑल 72 मार्क्स आपके पार्ट ए में आ जाने चाहिए। पार्ट ए में रीजनिंग और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, यानी इसके अंदर थोड़ी सी मैथ्स हो गई। अच्छा, इसके अंदर सेक्शन बी के अंदर आपका जीके, जीके में जीके ऑफ राजस्थान है, जीके है एंड जीके ऑफ राजस्थान है। इसके अलावा मैथ्स यहाँ लिखा हुआ है, वो भी 10वीं क्लास तक की मैथ्स और क्या आएगा ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद बात करें, काफ़ी मैथ्स ज़्यादा है। और इसके बाद कंप्यूटर स्किल, तो कंप्यूटर क्वेश्चन आप वैसे लगा दो, लेकिन इनको तो कंप्यूटर पहली बात सर्टिफिकेट और डिप्लोमा वाला बच्चा ही चाहिए, और बाद में ये कि कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन भी आएंगे। और सेक्शन सी भी है, इसमें से 10 क्वेश्चन है, और इसमें चूंकि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है तो हिंदी और इंग्लिश है, तो हिंदी की व्याकरण और इसके बाद इंग्लिश की व्याकरण भी है। तो कुल मिला के हमने देखा था इसके 60 क्वेश्चन है, 20, 30 और 10 इस तरह से। तो ये पार्ट ए है, ये तो आप खुद से पढ़ लेंगे, हिंदी में इतना सारा और इंग्लिश में भी इतना सारा, टेंसेज, एक्टिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ ही है। चलो इसके बाद आ जाएं जो कॉमर्स रहता है, जहाँ पे मैं शायद आपको थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ। तो
यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी है और यहाँ पे 90 क्वेश्चन है और ये भी 3 नंबर का है तो 270 और ये कि इसका भी 40% 108। मैंने ध्यान से पढ़ने की कोशिश करी पर मुझे कहीं पे भी नेगेटिव मार्किंग के बारे में कोई रूल नहीं दिखा, न 1/3 न 1/4 ऐसा कुछ नहीं दिखा। आपको दिखे तो आप मुझे बता दीजिएगा और नहीं तो अपने मेन जिस दिन आप एग्जाम में देने जाओ तो उधर जो निर्देश लिखे होते हैं उनमें ध्यान से देख लेना कि 1/3 या 1/4 नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल है। नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तो फिर मैं कहता हूँ आपको तुक्का भी लगाना चाहिए, चांस भी लेना चाहिए, आपको सारे ही क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग है तो फिर कई बार तुक्का लगाना जानलेवा यानी बहुत रिस्की हो जाता है, तो फिर वहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए नेगेटिव मार्किंग का देख लेना कि है या नहीं है। अभी तो मुझे नहीं दिखाई दी, पर 40% मिनिमम की शर्त तो है ही है। इससे कम किसी का आएंगे तो उनको ये लेंगे ही नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें 45 क्वेश्चन तो इस पे है, क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116। जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। बैंक रिकन्सिलेशन और बैंकिंग ट्रांजेक्शन की एंट्रीज है, कॉस्ट एस्टिमेट यानी कॉस्टिंग है, अप्रोप्रिएशन ऑफ ओवरहेड है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों में होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए एज पर शेड्यूल 3 यानी कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं वो चाहिए। इनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज चाहिए, लेकिन मेनली इनको कैश फ्लो वाला चैप्टर, कैपिटल बस्टिंग वाला चैप्टर, रेशियो एनालिसिस और बजटिंग वाले टॉपिक्स चाहिए। तो ये 45 क्वेश्चन ही आपसे पूछेंगे। इसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013 के इनको बेसिक प्रोविजन चाहिए। कंपनीज एक्ट 2013 के बाद कॉमा आ गया, यानी कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके बाद फाइनल अकाउंट के बारे में, ऑडिट के बारे में, ये कंपनी इसी में चल रही है ना। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ जीएसटी, जीएसटी का प्रारंभिक ज्ञान आपको होना चाहिए। इनकम टैक्स थोड़ा बड़ा दिया है। इनकम टैक्स इस साल के फाइनेंस एक्ट के बेसिस पे आपके जो 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं, इसमें ज़्यादा फोकस इन्होंने दिया है पीजीबीपी हेड, जो बिजनेस इनकम हेड होता है, उसके ऊपर। इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स कंसिडरिंग वेरियस डिडक्शंस, 80C से 80U तक के जो डिडक्शन होते हैं, और न्यू रिजिम भी देख के जाना, टीडीएस प्रोविज़न और उसकी एप्लीकेबिलिटी। और इसके अलावा एक और चीज़ ये है, बेसिक नॉलेज ऑन द प्रोक्योरमेंट अंडर द आरटीपीपी एक्ट। मतलब गवर्नमेंट सिस्टम में कोई परचेज होती है तो उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है, तो आपको ये आरटीपीपी एक्ट देख के जाना है। तो ये वाले सेक्शन के लिए हम जल्दी ही कोर्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि 26 जनवरी को हम इसका कोर्स आपको प्रोवाइड करा दें और आपको फुल कोर्स मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। चलिए, तो ये एक मौका है अच्छा भर्ती का, सो मौका चूकिएगा नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल चांस लेना चाहिए। 1000 रुपये फीस ज़्यादा कम होती है, वो आप देख लीजिए। लेकिन अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, जॉब नहीं है, बाकी अगर वो आप चीज़ सोचोगे कि सर 21 सीटें तो हैं, या अगर आप जनरल कैटेगरी के तो आप शायद सोचेंगे 7-8 सीट्स तो हैं सर, तो भी अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो तो आपको जाना चाहिए, देना चाहिए। अच्छा स्कोर आता है तो बहुत चांस है कि सिलेक्शन हो जाता है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपको।